देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, क्योंकि फ्लो में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, की दिक्कत है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ग्रुपॉइड क्या होता है, या हम उसे क्वाशी भी कहते हैं, सेमी क्या होता है, सेमी ग्रुप, क्वाशी ग्रुप, और मोनोइड क्या होता है। ये पढ़िए अगर नहीं पढ़ा है, जो जानकारी हमें होनी चाहिए एटलीस्ट। तब ऐसा ना हो कि हम खाली पेपर के टाइम कुछ क्वेश्चन याद कर लें और इतना समय बर्बाद कर दें। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और ग्रुप के साथ हम लोग जानते हैं क्या, अवेलेबल। ठीक है। फिर जो बाइनरी ऑपरेशन की बात करी हमने कि किसी भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट अगर दिए जाए और उनको ऑपरेट करने पर जो भी रिजल्ट आए वो उसी में लाई करे, ऐसे ऑपरेशन को मैं और आप क्या कह सकते हैं सर, बाइनरी ऑपरेशन, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों के साथ हमारा काम चलता है। इतना कुछ हमने देखा सुना। ग्रुप में हम ये देखें कि भाई क्लोजर लॉ कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या होता है, जब हमें पता होगा तभी लिखेंगे। फिर उसके अलावा हम देखें कि एसोसिएटिव लॉ हम वी नो दैट क्यों लिख रहे हैं, कभी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या वजह है। जब इस तरह से पढ़ेंगे तभी याद कर पाएंगे और तभी लिख पाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पता है क्या है, लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में जब लिखना है उसे लिखना, फिर रिपीट करना और लिखना, वो कैसे होगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दो चीजें, इनवर्स में फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, और बाद में आता है आपके लिए कॉम्यूटेटिव, जब कभी कहेगा या पॉसिबल है या नहीं ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये सारे लॉ आपके पास होने चाहिए दिमाग में, मतलब क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है। इन कामों में से कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो या बतानी हो या कुछ कहना हो तो नहीं कंफर्म। तो हमारा जब ये कॉन्सेप्ट और ये सारी बातें क्लियर हैं कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, अब आती है बात न्यूमेरिकल्स की, जिसको कि हम लेकर चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरम। तो इस पूरे टॉपिक में थ्योरम उतनी नहीं है जितनी न्यूमेरिकल है। थ्योरम कम है तो बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम कर लेते हैं, उन्हीं में से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सेफ साइड वो चले जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा है, मे बी वो हमारे ऐसा हो जाए, हो सकता है हमारे से मैच करता हुआ ना है, लेकिन न्यूमेरिकल हमने इतने किए हैं कि आपको बस अब सब उनको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब हम बात करें न्यूमेरिकल की। तो गौर करिएगा, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने किया सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है, अबेलियन ग्रुप भी आ सकता है। इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में अनगिनत एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट ये वर्ड हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। फाइनाइट का मतलब एलिमेंट फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट का मतलब एलिमेंट सेट में इनफाइनाइट होंगे। अगर वो ग्रुप हो गया तो इनफाइनाइट ग्रुप, अगर ग्रुप हो गया तो फाइनाइट ग्रुप। और अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप, अगर नहीं है तो नॉन अबेलियन ग्रुप भी कह देंगे।
एक ग्रुप होना चाहिए, नॉन अबेलियन ग्रुप वाले वर्ड में अब ग्रुप होना चाहिए। तो पहला न्यूमेरिकल ये था, इसको हमने इस तरह से किया। फिर हम लोगों ने किया कि सेट ऑफ इवन इंटीजर सेम टू सेम है, इज अ ग्रुप या अबेलियन ग्रुप जो भी कहेगा, ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू अगेन एडिशन, क्योंकि ऑपरेशन तो होगा सर विद रेस्पेक्ट टू अगेन एडिशन। सेट ऑफ ऑड इंटीजर जो होता है वो ग्रुप नहीं होता। फिर हमने किया कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट इस प्रकार के हैं, ये वाला, अगर आपको याद है, जिसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा था, जहां R बिलोंग करता था I, मतलब सेट ऑफ इंटीजर को, एंड M इज अ फिक्स्ड नॉन जीरो इंटीजर, वह भी पॉजिटिव ही रहता है, फिलहाल मैं इतने लिख रहा हूं इसके लिए। सेट G इज एन अबेलियन ग्रुप या ग्रुप, जो भी कह देगा आपसे, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप या ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू ये भी क्या था, एडिशन। मैं समझता हूं कि इतनी बातों में कोई दिक्कत अब तक नहीं आनी चाहिए। कंफर्म है? ये सारा काम हम कर चुके, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस किस तरह से प्रॉपर्टी चलेगी, वो सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बताइए अगला न्यूमेरिकल क्या है। जी तो बाइनरी ऑपरेशन करना, इसके बाद सीधा बाइनरी ऑपरेशन है, एम के बाद कंफर्म देखो। देखो बाइनरी ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, थोड़ा कर देते हैं ऐसा। जैसे एक न्यूमेरिकल है a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और एक न्यूमेरिकल है 1,3। दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ऐसी 1 इंटू 1 3 एंड यहाँ क्या है, तो वर्क करो हियर मल्टीप्लिकेशन is a binary operation. Here मतलब इस वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, तो हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनको अगर मल्टीप्लाई किया तो वो भी ए में लाई, लेकिन यहाँ पर इसमें इसकी वजह से here multiplication is not a क्या बाइनरी ऑपरेशन। कोई कहे क्यों? आप कहोगे क्योंकि 3,3 बिलोंग टू आपके लिए गिवन है बी में, लेकिन 3 इंटू 3 9 जो है वो बी में लाई नहीं है। दैट्स क्वेश्चन। मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, ये शायद आए ना आए, ये भी नहीं कह सकते कि आएगी, ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या वैसा होगा, संभव है या नहीं, तो कह नहीं सकते इस बात को, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा सबसे पहला काम था। इसके बाद हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल किए
जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन वाला एक न्यूमेरिकल आया, उसको भी चित्र में ले आए, उसको भी देख लें। हटा दो। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि आपके पास सेट है S बराबर है A, B, C एंड D। फिर वो कहता है A जो है वो तो 5 है, 5 मतलब ब्लैक। B जो है सर वो आपके लिए AB है। C है सर आपके लिए AC और D सर है आपके लिए ABC। तो आपको ये बताना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन, इस बार मल्टीप्लिकेशन वर्ड नहीं आया, उसने कहा यूनियन। तो आपको दिमाग खर्च करिएगा इस बात पर। यहां सर मल्टीपल आप मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है। यूनियन 5 के साथ किसी को भी यूनियन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक A यूनियन A आएगा, A यूनियन B आएगा, A यूनियन C आएगा। और A यूनियन में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो आता है, या कहिए सारे एलिमेंट दोनों सेट के आते हैं। इस जगह पे B आएगा, इस जगह पे C आएगा, इस जगह पे D। B यूनियन B जो है वो B आएगा। B यूनियन C, B को C के साथ अगर यूनियन करोगे तो मैं समझता हूं ये आएगा ABC, जो किसके बराबर है, यहाँ D आएगा। B ये ग्रुप नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर B A D C लिखना शुरू कर दो। सिर्फ बाइनरी होल्ड कर रहा है, ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा। फेल हो गया, देखो एक रो में 2 एलिमेंट आ गया एक जैसे। B यूनियन B करेंगे तो D आएगा, C यूनियन B करेंगे तो D आएगा, C यूनियन C करेंगे तो C आएगा, C यूनियन D करेंगे तो D आएगा। और D के साथ किसी को भी यूनियन करेंगे तो आई थिंक D ही आएगा, क्योंकि D बड़ा है या नहीं। हमारा पर्पस था कि क्या हमारा ये ऑपरेशन बाइनरी है। तो देखो यहां मौजूद ये सारे के सारे रिजल्ट किसको बिलोंग करता है, आप कहोगे हियर यूनियन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट S, बिकॉज कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उनको ऑपरेट करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट में लाई करता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसी न्यूमेरिकल को इंटरसेक्शन में सोचने बैठ जाओ। देखिए जब तक ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे नहीं, हम में से किसी के भी दिमाग में एक्टिविटी होगी नहीं। बहुत लिमिटेड सवाल करना, समय पर सवाल करना, इससे क्या होगा कि जो चीज आसान है ना वो भी भारी सी हो जाएगी अगर आपको समझने लग जाओ। पेपर के लिए रटने के लिए तो देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपने पेपर उठाया और रटना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस किस तरह से काम कर रहे हैं। इसमें इंटरसेक्शन में सोचिए क्या हो सकता है। इंटरसेक्शन में अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं तो A इंटरसेक्शन A आएगा, A इंटरसेक्शन B A आएगा, A इंटरसेक्शन C A आएगा और A इंटरसेक्शन D भी A ही आएगा। इंटरसेक्शन में तो कॉमन आता है, तो कॉमन तो 5 होगा सब। B इंटरसेक्शन करेंगे तो A आएगा, A आएगा, A आएगा, B इंटरसेक्शन B B आएगा, B इंटरसेक्शन C। ध्यान से देखो, और मैं समझता हूं कहानी यही खत्म हो गई। ये बंदा ना तो A है, ना B है, ना C है, ना D है। सेट का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट ABCD नहीं है, सेट का एलिमेंट तो कैपिटल ABCD है। तो आज की डेट में हमें बाकी चलो लिखना चाहो तो लिखते रहो। B इंटरसेक्शन D करोगे तो जाहिर सी बात है B आएगा, और यहाँ पर C इंटरसेक्शन B करोगे तो अगेन A आएगा, C इंटरसेक्शन C करोगे तो C आएगा। यहाँ
बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, और साफ दिखता होगा इस जगह पर हेयर बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी, जो भी आ रहा है वो हमारे सेट का मेंबर नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन इज नॉट अ क्या सर, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। ये है वो चीज है। कंफर्म है? क्लियर ना? ये तो मैंने खाली ऐसे ही लिख दिया, किताब पे एक पार्ट था, तो इतना बहुत अहम पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए बात। मैं समझता हूँ समझ आ रही है। सर ऊपर कर दो। सर इससे पहले वाली पीडीएफ में ये भी क्वेश्चन शो दैट सी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स अब नंबर्स। करेंगे हम कुछ इस वीडियो में। ये सुनिए, सबसे पहले शुरू में है यह क्वेश्चन ही वाला, इन्होंने सबसे शुरुआत में यही क्वेश्चन है। अगर आप जाओगे नोट्स में तो सबसे पहला सवाल है। आपने सेकंड पीडीएफ दे दी क्या मुझे? यस सर। पहले पीडीएफ, पहले पीडीएफ दो मुझे। बोलो अपना क्वेश्चन बोलो आप क्या है। Show that हाँ। C, the set of all non-zero complex numbers, हाँ। is a multiplicative group. देखिए आपने कहा, आपने कहा न्यूमेरिकल है, सो दैट, बोलो Show that C, सी, the set of all non-zero complex मैं numbers, सी जीरो लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल non-zero नॉन जीरो complex numbers कॉम्प्लेक्स नंबर is a multiplicative group. इज अ Multiplicative मल्टीप्लिकेटिव group. yes C0 be the set of all non-zero complex numbers is a multiplicative। पहले इसको कर लेते हैं, फिर सेम एडिशन में भी करेंगे। तो नोटिस करिएगा, अगर इसकी सॉल्यूशन को अब नोट्स में कितना लिखा है, क्या लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं मान लो न्यूमेरिकल कराऊँ आपको, मैं सेट ऑफ इंटीजर का, और मैं कहूँ इसको लिखो, तो आप कॉन्फिडेंस में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि एलिमेंट बदल गए। थोड़ा सा एक उनको लिखने का तरीका हल्का सा बदलेगा, प्रॉपर्टियां नहीं बदलेंगी। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ ना करें, संडे में सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ें। पढ़ने से आपका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। इस जगह पर देखो, सबसे पहले लेट C0 इस जगह पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां A और B मेंशन नहीं है, तो आप रियल नंबर मानिए, इंटीजर मान सकते हैं, रेशनल मान सकते हैं। एंड एक खास बात, A एंड B एंड A नॉट इक्वल टू 0 और B नॉट इक्वल टू 0 या बोथ नॉट इक्वल टू 0। तो उसने एक वर्ड दिया आपको, तय हो गया इस जगह पर कि 0 या 0 प्लस I0 आपके सेट में लाई। इसके अलावा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया के जितने भी हो सकते हैं सोच में आपके, सारे सेट में खुद ही सोच लो, 0 छोड़ के सारे हैं। अब ऑपरेशन क्या गिवन है, तो हमें खाली अपने भाव व्यक्त करने हैं, तरीका लिखना है, तरीका बताना है सर। देखो लिखने का, मैं इस बात के लिए ही आपको प्रेरित कर रहा हूँ, आप गिने चुने सवाल मत करें। अगर मैंने आपको 25, 30, 35 सवाल कराए हैं ग्रुप के अंदर, तो वो इसलिए कराए हैं क्योंकि वो सभी इंपोर्टेंट है, आए गए हैं। इस बात को मत देखिए 3 साल के पेपर में, बार बार रिपीट करता हूँ कि सन 92 या 93 में हमने जब पढ़ा 30 साल, और पढ़ाते हुए हो गए लगभग 25 साल। तो इन 25 सालों में जो न्यूमेरिकल देखे हैं हमने, तो हमेशा देखे हैं, इनमें कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये आया। अब आप लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 साल के पेपर देखते हैं, तो वो आपके सवालों की संख्या तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है।
तो कुछ नहीं पता, पेपर से क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही दे देगा, इम्पोर्टेंट दे देगा, कैसा दे देगा, आप कुछ कह नहीं सकते हो। लेकिन फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिखें कैसे। अब देखो इसका क्लोजर लिखना है, तो पहले तो कोई कह सर कि मैं समझा सकता हूँ क्लोजर क्या होता है। सर क्लोजर का मतलब होता है सर कि सेट के दो एलिमेंट जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर वो भी सेट में लाई करेगा, उसे हम क्लोजर कहते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा सिंपल लाइन लिखनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, हो सकता है नोट्स में लग, इफ फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू C0 देन z1 into z2 बिलोंग टू C0 सिंस, अब लिखो सिंस मल्टीप्लिकेशन, तो जो हर क्वेश्चन में लेफ्ट हमें खुद से करना पड़ता है नहीं, ये तो इसके ऊपर वाला नहीं जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ही है। हाँ वही तो कर रहा हूँ, सवाल की जब लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे ना, लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैं हम लोग तो पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, तो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, आज भी हम गड़बड़ झाले में चल रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जनरेशन आ रही है, उससे अगर आप पूछो तो वो करती क्या थी, वो हमेशा सॉल्यूशन समझती थी। टीचर भी आपको बोर्ड पे क्या करा रहा है, सॉल्यूशन, क्या समझा रहा है, सॉल्यूशन। कभी टीचर ने ये नहीं कहा, छठी क्लास से अगर कह दे बच्चे को कि बेटे क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का मतलब समझाओ, कोई कह सकता क्या मतलब, मैथ में सही कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो फिर मतलब समझाओ। जब तक हमें उसका मतलब ही नहीं पता, हम उसके सॉल्यूशन में समझेंगे क्या। अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए कराऊंगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो निकाल दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो इजी। तो वहां नॉन जीरो क्यों नहीं लिखा, एडिशन में काम कर रहे हैं तो जीरो तो होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। यहां नॉन जीरो क्यों लिखा है, यहां अगर जीरो होता तो क्या दिक्कत थी, वो भी क्लियर करेंगे आपको। तो जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, हमें सॉल्यूशन का रटने का मतलब समझ नहीं आता। और हम रटने से ज्यादा ये देखें, कई बार बच्चे थ्योरम रट लेते हैं, लेकिन थ्योरम क्या है वो नहीं पता। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स की थ्योरम अगर लैंग्वेज में आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स और प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर रिवर्सल, देयर इनवर्स, तो हवाई हवा हो जाता है उसके दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा। यहां पर सबसे पहली चीज जैसा कि हमारे पास ये C0, उसने कहा था नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो आ रहे हैं ऐसे होते हैं। नॉन जीरो कहा, इसका मतलब A या B में से कोई एक तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। अगर मैं ये बात नहीं लिखूं तो आप कल को दावा ठोक सकते हो सर कि देखो आपके, जैसे कहते हैं ना किसी की संपत्ति में कोई कोर्ट में वकील कहता है देखो ये लाइन मिस्टेकन है, ये लाइन गलत है, ये इसमें मेंशन ही नहीं है, तो मैं तो मान सकता हूँ। तो हम उसको ये जिरह करने का मौका नहीं देंगे। हम तो कैसे मान सकता है, हमने पहले कह दिया कि A प्लस IB में 0 प्लस I0 हो ही नहीं सकता। या तो A नॉट इक्वल टू 0 होगा या B नॉट इक्वल टू 0 होगा या दोनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ 0 छोड़कर सारे ही, प्लस में माइनस में, हो सकता है 2 हो सकता है खाली 2i हो, -2i हो, खाली -2 हो, क्योंकि हर रियल नंबर को ध्यान रखिएगा, हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अंदर आता है रियल, और रियल के अंदर आता है सर रेशनल और कौन, इरेशनल। फिर रेशनल के अंदर आते हैं सारे इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, वो आते हैं सारे। ये ब्रांच है इसकी। यहां पर हम लिखेंगे Z1 Z2 अगर C0 में है तो उनका मल्टीप्लाई C0 में, बिल्कुल लिख दिया हमने। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर
is also a non-zero कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंफर्म हो गया ना? कि भाई अगर ये दोनों चीज C0 में है तो ये मल्टीप्लाई भी C0 में होगी। C0 में रहने की शर्त है कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भाव आपको व्यक्त करने पड़ेंगे। आप इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि भगवान है, धरती पे है, लोगों में है, लेकिन उसे आप दिखा नहीं सकते। कोई कह सकता कोई क्या फायदा दिखा रहा है, कोई शिव जी की मूर्ति ले आया, गणेश जी की ले आया, लक्ष्मी जी की ले आया, किसी की ले आया, अल्टीमेट सब में एक ही चीज है, भगवान। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये इस तरह से लिखा जाएगा और इसे लिखने के बाद हम लिख देंगे सो C0 होल्ड्स द क्या क्लोजर लॉ with respect to given composition या with respect to multiplication. That's all. क्लोजर ऐसे दिखा है, ठीक है ना? अब आती है बात एसोसिएटिव की। जब सेट इनफाइनाइट होता है तो कभी भी एसोसिएटिव नॉर्मली नोट करना बिनो दैट में ही लिखा जाएगा। बहुत रेयर सवाल होते हैं जहां कि हम उन्हें मान के लिखते हैं। हाँ, मॉड्यूलो में करना पड़ेगा या फाइनाइट हो तब सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनफाइनाइट सेट ऑफ मैट्रिसेस, इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो अगर मुझे इसका एसोसिएटिव लॉ लिखने को आ जाए, देखिए सर, इसका एसोसिएटिव लॉ अगर मुझे लिखना हो तो लिखा जाएगा इस प्रकार से, सिंस मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन होता तो एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कैसा नॉन जीरो नहीं लिखा आपने, अरे जीरो भी होता तो अभी बात होल्ड करती है। फिलहाल मैं जब सेट लिखूंगा नीचे तो ऑटोमेटिकली C0 में कौन है, नॉन जीरो है। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज होल्ड्स द क्या, एसोसिएटिव लॉ। जब हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी कैसा भी हो सेट, जब मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो हमारा सेट भी उन्हीं का तो है। सो C0 also hold the associative law with respect to किसके, मल्टीप्लिकेशन के सर, दैट्स ऑल, खत्म। कोई एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। जो चीज यूनिवर्सल है उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कोई दिन में देखो, एक तो बादल आ रहे हैं गलत बात है, वो तो एक तरह से उसमें कुछ एक अपवाद हो। कोई दिन में अगर हम बात करें कि दिन आज निकला हुआ है, ठीक ठाक है, कोई घर से बाहर जाके कहे कि देख 12 बजे की देख सूरज निकल रहा है क्या, मौसम खराब होना उसके लिए एक अलग कंडीशन है। साफ मौसम है, सारी चीजें हैं, तो दिन में भाई सूरज निकलेगा, रात को चांद निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो चीज यूनिवर्सली है रोल, उसको आप वेरीफाई कराने की जरूरत ना करें। इसे लिखने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, या तो ये लाइन पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें ब्रैकेट में, वो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव करने के साथ नए नए सवाल इसमें बनते जाएंगे। जब हम एडिशन वाला करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लिखेंगे सिंस एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज होल्ड द एसोसिएटिव लॉ, हमारा सेट का जो नाम होगा दैट्स ऑल, खत्म। कॉपी पेस्ट नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ
तो जो हम लिख रहे हैं पहले हम अपने आप को समझाएं, फिर दूसरे को। कॉपी में जो लिख रहे हैं ना, हम समझ के लिख रहे हैं और ऐसा लिखें कि दूसरा उसे तुरंत अप्रूव कर दे। अब आती है बात इसके बाद, वो है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सबसे पहली चीज है सर कि आइडेंटिटी क्या होता है। वो आप भी जानते हैं कि पूरे सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ किसी को ऑपरेट करने पर, यहां तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर रहे तो वही एलिमेंट आ जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा तो वन ही हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था बीएससी 4 सेम वालों को। मुझे पता है वन, मैं हूं नितेश सेम का, मुझे पता है। मैं अभी एक रिश्तेदार की शादी में जाने वाला था, जा नहीं पाया। तो उनका बाद में मुझे, मैं उनके पार्टी में गया तो उन्होंने कहा आप आए नहीं, आपके ना नाम की हमने एक पगड़ी रखी थी, पगड़ी। मैं एग्जांपल दिया आपको, तो एग्जांपल भी सुनते हैं तो निकलते हैं। तो हो सकता है कि जब नहीं सुना तो पुराना ही कॉपी पेस्ट होता रहे, लेकिन लेटेस्ट था तो इसलिए आपको बताया कि भाई पगड़ी रखी थी। तो हमने 86 लोग गए थे बारात में, तो 86 पगड़ियाँ थी नाम के साथ, फलाना 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 की पगड़ी। तो कोई वैसे तो भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को पगड़ी पहनाने का मतलब मैं उस सेट को बिलोंग कर रहा हूँ, मैं उस फैमिली का मेंबर हूँ। उस पगड़ी का मतलब ये है। तो मुझे वो पगड़ी पहनने से क्या है, उनके जैसा दिखना है। कोई कहे सर वन होगा, मैं मानता हूँ वन होगा, लेकिन मैं वन को लिखूंगा 1 प्लस। कोई कहेगा क्या वाली बात आएगा तो वन। बच्चे ऐसे अड़ते हैं, अरे यार थोड़ा सा सजावट भी कर लो। ऐसी जगह भाई लोगों को शादी ब्याह में क्या दिक्कत है? क्यों भाई साहब आपके बाल बना रहा, क्यों कपड़े पहन रहा, क्यों परफ्यूम लगा रहा, क्यों जूते दाते देख रहा, 10 बार शीशे में देख रहा है? ऐसी जगह आदमी तो वही है, क्योंकि उसे वहां जाकर उस माहौल को कोप अप करना है। तो वन को मुझे ऐसा लिखना है। अब एक क्वेश्चन आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी में है, इसी क्या है, सारे एलिमेंट जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। जो भी होगा सवाल होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वाला सवाल आएगा तो मैं इस वन को ऐसा लिखूंगा, देखो देख रहे हैं, वन बराबर मैंने क्या लिखा, cos 0 प्लस। तो मैं जब इस बारात में गया तो इसके ड्रेस कोड को अप्लाई किया, और जब मैं इसकी बारात में गया रितेश सेम वाल यहाँ भी था, रितेश सेम वाल यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अलग दिख रहा था, यहाँ अलग दिख रहा है। बिकॉज जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके जैसा दिखना उसकी कंपलसरी मजबूरी है, करो जो भी कह दो उसके लिए कंपलसरी है। तो cos 0 प्लस आई साइन 0 भी बनी होता है, 1 प्लस आई 0 भी, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। हर जगह एक ही कपड़ों में पहुंच जाऊं ये संभव नहीं है। तो ये बातें जब अपने दिमाग में आ जाएंगे तो हम लिखने में चूक कभी नहीं करेंगे। और हम रटने के मोड में ये सवाल रटा, वो सवाल, अबे यही नहीं पता कि हमने यहाँ ये क्यों लिखा था और यहाँ ये क्यों लिखा। तो रटा हुआ जो है ना वो खिचड़ी बनेगी पेपर में। वन तो रहेगा लेकिन बारात किसी और की होगी, पार्टी कहीं और का होगा, वैसा वन लिख के आ जाओगे, वो नहीं चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मुझे कोई कहे कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको लिखनी है तो लिखते कैसे हैं? सर लिखते इस प्रकार से हैं, हम लिखते हैं कि सेट का कोई भी एलिमेंट, आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी, तो वो सवाल अलग होंगे, वो चीजें अलग होंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हर जगह की अलग प्रक्रिया है, अलग रिवाज है। जैसे मैंने एक बार बहुत दिनों पहले हॉकी का वर्ल्ड कप देख रहे थे तो सुना था उड़ीसा में रिवाज है। अगर वो सुनते हैं तो पता लगता है और हमें अजीब लगता है, क्योंकि हम वैसे नहीं है, हमें लगता है लोग पागल है। उड़ीसा में रिवाज है सर, हॉकी की स्टिक देते हैं लड़की को विदाई के समय। कोई कहेगा मार मिला के देगा, मारने के देते होंगे, रिवाज है उनके, सुख मानते हैं। हॉकी देखना उड़ीसा में बहुत फेमस है और उड़ीसा गवर्नमेंट हमारी इंडियन हॉकी को प्रमोट करती है, उसकी स्पॉन्सर है। पटनायक साहब ने स्पॉन्सर किया हुआ हमारे हॉकी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती, उड़ीसा गवर्नमेंट करती है। कई बंगालियों में जाओ तो वहाँ शादी के दिन जैसे हमारे यहाँ हल्दी उल्दी होती है, मछली रखते हैं, मछली की। अब हम लोग तो मानते हैं कि मांस है, मछली की पूजा होती है, मरी हुई मछली। तो
ट्रेडिशन अलग अलग है सर। तो जिस तरह से आप बात करें ना, चौंकिए मत, एडजस्ट करिए या उसे समझिए। नहीं करना है, नहीं चाहिए नंबर तो मत लिखो, जीरो भी आ जाए, क्या दिक्कत है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है? यहां लिखा जाता है इफ फॉर ऑल जेड बिलोंग टू C0, कोई भी एलिमेंट हो C0, कोई भी, हम कहेंगे देन, ये लैंग्वेज को देन देयर एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते थे वैसे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। कल के सवाल में हमें 1 दिख रहा था, सॉरी 0 दिख रहा था, आज तो कहीं नहीं दिख रहा 1, हमें कुछ सोचना है। Then there exists an element 1 is equal to लिखा 1 plus I0 belong to C0। ये नॉन जीरो भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, C0 में होगा। हमने कहा ना सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ जीरो को छोड़ो। तो 1 C0 में होगा, लेकिन यहाँ पर देखो फॉर ऑल नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये सिर्फ एक होता है, ये फॉर ऑल लिखा, मतलब ये जेड का मतलब 1 भी हो सकता है। ध्यान रखना, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट हैं C0 के, उनको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही निकल के आएगा, तब जाके ये 1 क्या कहलाएगा हमारे लिए? आइडेंटिटी। किसका? इस सेट का। किसके रेस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन। सच दैट 1 into z into 1, एक बार राइट में लिखा, एक बार लेफ्ट में लिखा, इसे बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं राइट आइडेंटिटी। बाकायदा कई जगहों पर थ्योरम भी है कि प्रूव करो कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी is equal to z. It means so 1 is the क्या सर? Identity element in C0 with respect to किसके? Multiplication. That's all. कोई कैसा मुझे और भी लिखना है। सो C0 holds the existence of identity with respect to multiplication। लिखने को मना नहीं है सर, ये भी ठीक है, लिख दीजिए, है ना। नोट्स में जैसा लिखा है वैसा बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा कि नोट्स में क्या लिखा है, मैं रख ही नहीं रहा, मैं लिख के समझा नहीं रहा। जो लोग, मैंने कहा ना, जो लोग ये कहते हैं कि गुरुद्वारे में मैं जाता नहीं क्योंकि वहां ऐसा है, मस्जिद में मैं जाता नहीं वहां ऐसा है, चर्च में मैं जाता नहीं वहां ऐसा है, मंदिर में जाता नहीं वहां, ये वो लोग कहते हैं जो कभी गए ही नहीं। वैसे वो लोग कहते हैं कि सेमवाल के यहाँ पढ़ाते नहीं है, सेमवाल PDF दे देता है, सेमवाल ये कर देता है। अरे कभी पढ़ के भी तो देख, तब डिसाइड कर। जो PDF आपको दिया है वो बोर्ड पे लिखूं, उसी को समझाऊं, वो तो मुझे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो PDF आपको दी गई है, उसे आपने लिखना है, उसको समझाया जा रहा है, तो समझाते वक्त आपको ये चीजें जो दिख रही हैं, ये थोड़ी बहुत 19-20 अलग भी लिखेंगे, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें इसका मुद्दा होगा, हो पाएगा। इसकी थोड़ी सी इनवर्स में थोड़ी सी दिक्कत है, एडिशन में तो नहीं, मल्टीप्लिकेशन में बेटा दो। अब देखिए सर, इनवर्स का थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, इसमें बहुत समय लगता है ग्रुप करने में, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे न्यूमेरिकल है और थ्योरम है। आपके टीचरों को समय नहीं लगता, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 उसके बाद थ्योरम। ग्रुप में कितने हैं? 4 ही हैं, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी ग्रुप के न्यूमेरिकल। अच्छा, ये बहुत है भाई, एक PDF का ग्रुप कर इसमें हमारे यहाँ तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोजिशन एंड रिवर्स बाइनरी तो पोजीशन है। आपके 4 PDF मिली है ग्रुप की, उसमें 3 PDF तो न्यूमेरिकल की ही है, फिर चौथी PDF में थ्योरम का, फिर न्यूमेरिकल है, तो चल रहे हैं हमारे अगले बैच में, है ना। तो न्यूमेरिकल तो इतने सारे हैं, थ्योरम तो जरा सी है, मैक्सिमम 8 थ्योरम है बस, मान के चलो अभी तक ग्रुप के अंदर 4 PDF, सारा न्यूमेरिकल है।
और वो न्यूमेरिकल इस तरह का है कि जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। हो जाएगा इतना काम। अब आते हैं हम सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास में काम नहीं होता, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बच्चे सिर्फ क्लास के भरोसे रहते हैं वो वाकई में या तो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। क्लास में जब पढ़ाई इतनी ही होती है, कोई टीचर पे इतना समय नहीं होता, कॉलेज में इतना समय नहीं मिलता कि वो पूरा डिटेल में जा सके। उसका काम है हमारे टॉपिक को बताना, समझाना। क्वेश्चन आप पूछोगे तो जवाब भी दे देगा वो, आपको ऐसा बात नहीं है। लेकिन बच्चा सिर्फ 2 क्वेश्चनों में सीमित होकर खुश हो रहा है, फिर वो पास हो जा रहा है, फिर वो बाद में। और इंटर में हम क्या करते थे भाई साहब, आरडी शर्मा भी करते थे, हम ये भी करते थे, हम सैम्पलर भी करते थे, हम वो भी करते थे। क्यों पढ़ते थे भाई इतना? एनसीईआरटी कर लेते। मैं दावे से कह रहा हूँ आपके उतने ही नंबर आते थे, अब आएंगे। गलती करी आपने, एनसीईआरटी को ध्यान नहीं दिया, वरना एनसीईआरटी पे आप फोकस करते और आपका टीचर टेस्ट ले लेता, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके उतने ही नंबर आते जितने आप 3-3 बुक करके लाए थे। और इंटर में वो जोश था, तो बीएससी में क्यों खत्म हो गया? मैंने एनसीईआरटी भी पूरी ना करी। तो चीजों को समझिए। ओके, और पढ़ाई भी सस्ती है बीएससी की, लोग फिर भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात चली। कैसे लिखा है? इफ z is equal to a plus ib belong to c, तो हमें खाली सिर्फ एक एलिमेंट का इनवर्स बताना होता है। उसी प्रकार हम कहते हैं कि सभी एलिमेंटों के इनवर्स यहां पर। तो z अगर मान लीजिए c 0 में है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। हमें पता है कि z को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। z इनवर्स क्या है? a प्लस ib का इनवर्स। ये है वो लाइन जो थोड़ी सी दिक्कत देती है। ये लाइन 1 अपॉन a प्लस ib। फिर ध्यान दीजिएगा, कभी भी नीचे i या इरेशनल नंबर हो तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर। a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है देखो इसका एक्चुअल। बस खाली यहां पर ये बताना है कि ये नॉट इक्वल टू कितना है, इसीलिए इसमें इसने 0 एलिमेंट का जिक्र किया है। क्योंकि a और b में से कोई एक ना एक तो नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर कोई एक नॉट इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 तो नहीं आ सकता। और अगर मान लो नॉन जीरो वर्ड ना लिखा होता सवाल में और कोई बंदा कहे मैं तो 0 ही लूंगा, तो 0 का इनवर्स तो जाहिर सी बात है तो इंफिनिटी हो जाएगा। और वो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, 0 से 0 नहीं कटता। क्योंकि तो आपको पता है 0/0 जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो सोचने वाले ने सही सोचा, हमें खाली उसको पढ़ के एक बार बताना है, और ये जब तक पढ़ेंगे नहीं लिख नहीं सकते हम। फाइनली देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट सच दैट z into z inverse is equal to 1 and z inverse into z is equal to 1. So z inverse is the multiplicative inverse of z in C0, या फिर ऐसे लिखो each element have their inverse in C0 with respect to multiplication. That's all. Question खत्म। पेट में नहीं रहनी बात, तो पेट से बाहर निकलना। सर होता है, सर पता है, सर ये होगा, इनसे आप पेपर नहीं दे पाएंगे। पेपर देने के लिए सर बिल्कुल सॉलिड एविडेंस, सॉलिड काम, सॉलिड दिमाग में हाथ बिल्कुल मजबूती से पड़े लिखते वक्त। जिसका डोला, जिसके हाथ में हाथ काम रहे, और खास तौर पर बात है अंग्रेजी, और मैं इंग्लिश नहीं कह रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट है, ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसा हाई-फाई इंग्लिश नहीं चल रही है जिसको कि हम ये कहीं वर्ड मेड इजी से पढ़े या किसी ऐसे वर्ड किताबों से पढ़ने बैठे या कहीं इंग्लिश का ट्यूशन लगा पड़े, कुछ नहीं करना चाहता। और सेकंड सेम का बच्चा मारा जाएगा क्योंकि वो हिंदी मीडियम का छात्र अगर है
तो वो अपने आप को अलजेब्रा में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वजह साफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो हिंदी में कर रहा है, तो इसको अंग्रेजी में नहीं कर पाएगा। हाँ, कंप्यूटर वाला फिर भी कर देगा, मजबूरी है उसकी। तो ये चीजें नोटिस कर लीजिए, हो पाएगा। अगर इतना करते हैं तो C0 हमारा ग्रुप हो गया। C0 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम अगर ग्रुप लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन में यहां पर ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है जी। हम इस जगह पर बोलना है क्या? देखो यहां पर हम लिख सकते हैं C0 इज द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू किसके? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर बाई चांस ये क्वेश्चन को कहता कि अबेलियन प्रूफ करो, अगर कहता, कहा नहीं, अगर कहता अबेलियन प्रूफ करो, तो फिर आप ये लाइन नहीं लिखते, फिर आप क्या लिखते हैं इस जगह पर? कॉम्यूटेटिव लो, और वी नो दैट करके ही लिखते हैं हम इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सवाल ऐसा है जहां वी नो दैट नहीं चलेगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर भी सकता है और नहीं, लेकिन एडिशन में करता है, मैट्रिक्स भी करता है, नंबर सारे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में भी और एडिशन भी। यहां पर चलेगा सिंस मल्टीप्लिकेशन of complex numbers always holds the क्या सर? associative law. So C0 also holds the commutative law with respect to multiplication. Hence, C0 is an abelian group with respect to किसके? मल्टीप्लिकेशन। मैं समझता हूं कि सवाल मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, ठीक है ना? सब कुछ नोट्स में लिखा है, तो स्पेशल मुझे बोल रहा है इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि लिखी हुई चीज जब तक कोई समझाएगा नहीं, समझ नहीं आएगा, ये भी करें। कंफर्म है इतनी बात? तो इस तरह के सवालों के साथ आपने काम करना है। कल को मैं यही सवाल, मान लीजिए मैं यहां से एक नॉन जीरो वर्ड निकाल दूं और मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिख दूं? एडिटिव लिख दूं, तो भाई साहब इसे आप हाथों हाथ लिखो। सबसे पहला आएगा क्लोजर, आप लिखोगे Z1 Z2 बिलोंग टू C, देन Z1 प्लस Z2 बिलोंग टू C, फिर लिखो ब्रैकेट में सिंस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जाहिर सी बात है A और B अगर रियल है तो Z1 Z2 में जो भी A1 B1 A2 B2 होगा उनका एडिशन भी रियल ही होगा। एसोसिएटिव, वी नो दैट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ, सो C is also hold the associative law with respect to addition. Commutative law, last वाला बोल रहा हूँ, we know that addition of complex number always holds the commutative law, so C also hold the commutative law with respect to addition. Identity, for all Z belong to C, then there exists 0, then there exists 0, और 0 को भी ऐसा लिखना है 0 plus belong to C such that, फिर आप उसमें क्या करना, Z plus 0 बराबर 0 plus Z बराबर Z, फिर लिखना so 0 is the identity element in C with respect to addition। और लास्ट आता है सर इनवर्स। तो इनवर्स बड़ा क्लियर है सर,
if z belong to C, then there exists minus z belong to C such that z plus minus z बराबर 0 या minus z plus z बराबर 0 और चाहो तो नीचे लिख दो. So each element of C hold their additive inverse in C. Finally खत्म. नोट्स में होगा, नहीं होगा तो ये आपका होमवर्क है. वीडियो में सुनिए और लिखिए, ठीक है ना. कल तो छुट्टी है खैर वैसे बैच की. कल जब हम मिलेंगे या अगर वीडियो में मिले हम cos थीटा परसों तो आना है. cos थीटा प्लस i sin थीटा. ये सवाल है जहाँ थीटा बिलोंग टू आपके लिए रेशनल नंबर या जो भी होगा. तो इस सवाल में लगभग सेम टू सेम काम करना है, कोई बड़ा अंतर नहीं है. क्यों जी हो पाएगा? इसे बंद